हिंदी आरोह कक्षा 11। इसमें कुछ पाठ आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं, जैसे सत्यजीत राय पाठ 3, बालमुकुंद गुप्त पाठ 4, मन्नू भंडारी पाठ 7 और सैयद हैदर रजा पाठ 10। ये गद्य से हटा दिए गए हैं, इसलिए इन पाठों को मात्र आपको पढ़ना है, इनके बारे में लिखना नहीं है। तो आज पढ़ाई की श्रृंखला में 5वां लेसन शेखर जोशी, जिन्होंने गलता लोहा पाठ लिखा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। शेखर जोशी हिंदी गद्य के एक बहुत माने हुए कवि हैं, जिनका जन्म उत्तरांचल प्रदेश के अल्मोड़ा ज़िले में 1932 को हुआ था। इनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे कोसी का घटवाड़, सात के लोग, दाजियो हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद इत्यादि गद्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आपके पाठ में गलता लोहा नामक शीर्षक कहानी लिखी है, जो एक बहुत ही मार्मिक और शिक्षाप्रद कहानी है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने पर यह कहानी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई है और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीरता उतनी ही अधिक है। यानी इस कहानी का अर्थ आपके ज़हन में समा जाता है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख सकते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उसकी मनोदशा इस मनोदशा पर पहुंचता है कि उसका जीवन एक अलग ही राह पकड़ लेता है, जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों की ताक पर रखकर धनराम लोहार के ऑफर पर यानी अड्डे पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाने लगता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। मानो लोहा गलकर एक नया रूप ले लिया है, क्योंकि लोहा एक बार जिस रूप को प्राप्त कर लेता है वो उसका अंतिम रूप होता है। इसीलिए जीवन को एक इस तरह से गला करके एक इस आकृति को प्राप्त करो, जिस आकृति से समाज, देश, दुनिया आपसे बहुत सारी अपनी मांगें पूरी कर सके, आपका व्यक्तित्व निखार सके, आपके जीवन को सफल बना सके। हाँ, क्योंकि हम एक कच्चे घड़े की तरह हैं और जिस कच्चे घड़े को जिस प्रकार का रूप दे लो कच्ची मिट्टी से, वैसा बना सकते हैं। एक बार पक जाने पर उस घड़े का कोई अन्य रूप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उसको केवल तोड़ा ही जा सकता है। तो जीवन एक कच्चे घट के समान है और गुरुओं की कृपा से इसको एक सही रूप प्रदान करने का प्रयास करें। सामाजिक प्रतिमानों से संघर्ष करते हुए जीवन को सफल बनाना है। लीजिए पाठ कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार जहाँ पर कला काम करने वाले रहते थे, कहीं लोहे का काम करने वाला, कहीं सोने का काम करने वाला, ये शिल्पकार कहलाते, कहीं बढ़ई का काम करने वाला। उनके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार की ऑफर की वह अनगूंज शिश थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर आते हुए दूर से सुना करता था। धनराम लोहार का खट खट लोहे की आकृति प्रदान करना देखता रहता। निहाई यानी जिससे लोहे को आकृति दी जाती है, जिस बेस को मान करके उसे निहाई कहते हैं। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर चलती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती ड्योड़ी की खनक उन्हें, जिन्हें वह
दूर से ही पहचान सकता था। ये आवाज़ें उसके जब मस्तिष्क में आती तो वो जान जाता था कि धनराम लोहार की दुकान खुल गई है और उस पर लोहे का काम चालू हो गया है। लंबे बेड वाले हंसुए को लेकर वह इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट करके साफ कर दे, ताकि खेतों पर ये झाड़ियाँ ओवरलैपिंग ना कर सके, यानी उस पर अतिक्रमण ना कर सके। बूढ़े बंसीधर जी, उनके जो पिता हैं, के बूते अब यह काम नहीं रहा, क्योंकि खेतों पर सफाई करना उनका काम नहीं रहा, तो उस काम को उनके लड़के ने ले लिया। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार को चलाया था, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। मोहन के पिताजी एक ब्राह्मण हैं जो कि पंडिताई का काम करते थे। उनके बहुत सारे यजमान थे और यजमानों का काम करते थे, लेकिन अब उन वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए अब उनका शरीर उतना सक्रिय नहीं रहा। बुढ़ापे का जर्जर शरीर यानी बुढ़ापे का कमज़ोर शरीर अब उतना कठिन श्रम यानी परिश्रम नहीं कर पाता था। व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। पहले व्रत उपवास भी किया करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। सुबह से उठे, कोई काम था, इसलिए उनको गहरी सांस आ गई, कैसे उस काम पर जाएं। कह रहे हैं, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना है। रुद्री यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है और नव दुर्गा के समय ये पाठ किए जाते हैं देवियों की स्थापना में। तो ये कम से कम 2-2.5 घंटे का होता है। शरीर वृद्धावस्था में है तो उनको ये काम कठिन लग रहा है। अब मुश्किल से ही मुश्किल लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए उनके स्थान तक पहुंचना, और ये ना भी नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कमाई के उनके जरिए थे, तो इसलिए जाना भी है। कुछ समझ में नहीं आता क्या करें उनके पिताजी को। मोहन उनका आशय न समझता हो, ऐसी बात नहीं है। पिताजी का उद्देश्य यही था कि भाई बेटा समझ जाए और वो ये पंडित का काम करने लगे तो उन्हें थोड़ा सा आराम मिले। तो मोहन उनका आशय समझता था, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास था न वैसी गति थी। 3-3, 4-4 घंटे बैठकर कोई पाठ करना उसके बस का नहीं था, क्योंकि उसने ये काम कभी नहीं किया था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने की कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो, अनुत्तरित सुनते हुए पिता प्रायः अपने कार्यों को बच्चों में बांटना चाहता है और वो विभिन्न शब्दों के माध्यम से अनुकरणशील शब्द कहता है जिससे बेटा समझ सके, लेकिन बेटा प्रत्युत्तर नहीं देता है, कोई उत्तर नहीं देता है, तो समझता है कि भाई अब कोई बात नहीं है, हम ही को करना पड़ेगा। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था। हाँ, जो मेहनत का काम था उसको कम करने के लिए खेतों की ओर चला गया, लेकिन हंसुए की धार हर हाथ फेरते लगा कि वह पूरी तरह से कुंद हो चुकी है। हंसिया है, हंसिया पर जो धार होती है वो मोथली पड़ चुकी है, इसलिए उसने उस पर उंगली से पता लगा लिया कि इसकी धार कुंद हो चुकी है, यानी मोथली हो चुकी है। इसे जा कर के धनराम लोहार के यहाँ से इस पर धार करवाना है, यानी उसकी पिटाई करवा करके गर्म करके उस पर धार करा लें। धनराम अपने बाएं हाथ से धोखनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी की पारखी निगाहों को देख रहा था कि कैसे काम कर रहा है। उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह जो उसे पढ़ाया करते थे, किसी समय उनकी याद आ जाती है। अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। मोहन काम कर रहा था धोकनी पर, उसका धनराम, और मोहन ने उससे पूछा कि अब मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे यानी ख़त्म हो चुके होंगे, ऐसा बात करता है। दोनों साथ पढ़ते थे। वे दोनों अब बचपन के दुनिया में लौट आए। जैसे ही उन्हें मास्टर की बात की तो उन्हें बचपन की यादें आ गईं।
धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पहले साल ही गुजरे हैं, 1 साल ही उनको ख़त्म हुआ है। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। मास्टरों की प्रायः दंड विधान व्यवस्था थी पहले, और दंड विधान से बच्चे भयभीत रहते थे, लेकिन वो आत्मीय स्नेह से चाहते थे और बच्चे निष्ठापूर्वक उनके कार्य करते थे, याद करते थे। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी दूसरी दुनिया में लौट आए, ऐसा एहसास करने लगे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस लेकर खींचकर त्रिलोकी सिंह मास्टर साहब जब स्कूल की चहारदीवारी के अंदर प्रवेश करते तो सन्नाटा छा जाता था। सारे लड़के थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बाज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते। बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, एकदम सब शांत खड़े हो जाते हैं। खड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनको बिल्कुल सुनाई देता स्वर, लेकिन उन्हें पता है, फिर भी पूछते हैं। त्रिलोकी सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका सबसे चहेता शिष्य था, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे उनको चाहने वाला, पुरोहित खानदान का सबसे कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि का बालक। पढ़ने में नहीं गायन कला में भी बेजोड़ था, इसलिए वो प्रार्थना करवाता था। त्रिलोकी सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह प्रार्थना गाता था, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक और व्रतधारी बने। ऐसी प्रार्थना उस समय हुआ करती थी। यही इसमें लिखा हुआ है। का स्वर सुनाई देने शुरू कर देता था। पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोकी सिंह को बड़ी उम्मीदें थी कि आगे चल के बहुत अच्छा बनेगा। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन के से पूछते तो उनका अनुमान सही निकलता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उनको संतुष्ट कर देता था। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार भी मोहन को ही दे दिया करते थे, क्योंकि मोहन को सागर बुद्धि बच्चों को थोड़ा सा लगे कि हमें छात्र ने दंड दिया है, इस कारण से मोहन को ही दंड विधान के लिए तैयार कर देते थे। दंड देने का भार मोहन को डाल देते थे। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 बैठक, उठक बैठक। ये उस समय का दंड विधान था। वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोकी सिंह मास्टर का आदेश अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए, क्योंकि मोहन से ही बेंत घलवाते थे। कान खिंचवाए। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम से भी उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठी गई जातिगत हीनता। धनराम जाति का लोहार था और वह सोचता था कि शिक्षा ज़्यादा पढ़ना हमारा जातिगत धर्म नहीं है। जातिगत धर्म तो हमारा लोहे का काम करना है, और हम कितना ही प्रयास कर लें, विद्या की कुशाग्र बुद्धि, विद्या की बारीक कलाएं हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा वो मन से ही सोच लिया करता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो मन से हार जाओ, फिर कोई ज्ञान हमारे अंदर ज़्यादा पहुंचता ही नहीं है। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प करना चाहिए और सघनता से पढ़ना चाहिए, और हमें इच्छा करना चाहिए पढ़ने की, मन में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि दृढ़ संकल्प से ही दुविधा की बेड़ियाँ कट जाती हैं, साधारण तरीके से नहीं। इसलिए सबसे पहले तो हमें ये अपने मन में कोई हीन भाव नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हम उस परमात्मा की संतान हैं जिसने सबको बनाया है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं की है ज्ञान प्राप्त करने में, केवल हम अपने अवसरों को न छोड़ें। हीनता के कारण धनराम ने भी कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह मोहन का अधिकार समझता था कि ये चलो पांडित्य कुल में ब्राह्मण है, इसलिए इसके तो कुल में शिक्षा है ही और इसे जल्दी ज्ञान हो जाएगा।
ऐसा वो मानता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं करता था। धनराम के मंदिर में विचार था कि हम जिसने जिस जाति में जन्म लिया है उस जाति में दूसरों को ज्ञान देना या शिक्षा है ही नहीं। हमारा काम लोहे की कलाओं को सीखना है, और इस हीन भावना के कारण से उसने कभी पढ़ाई में मन नहीं लगाया। और वो मोहन को समझता था ये ब्राह्मण कुल में है, इसलिए ये शिक्षा का अधिकारी है, ऐसा मानकर उसने उसके प्रति ऐसे भाव रखे। पर और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर और मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे यानी तीसरी कक्षा तक ही स्कूल का मुँह देख पाया। इसके बाद वो स्कूल नहीं गया। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार भी उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ, वो धनराम को धनुआ नाम के कह के बोल रहे थे, धनुआ तेरह का पहाड़ा तो सुना, यानी तेरह की टेबल सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा उसको पहाड़ हो गया, यानी 13 का पहाड़ा वो सीख नहीं सका। सुनाता था 13 एकम 13, 13 दूनी 24, जबकि होते हैं 26। तो इस तरह से उसको गलत रटा रहता था, 13 दूनी 24। जैसे ही गलत बोला, सटाक एक संटी, एक छड़ी उसकी पिंडलियों पर मास्टर साहब ने लगाई और टूट गई, इतने जोर से लगाई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ ला। पास में ही नाला था और नाले में बहुत सारे ऐसे हरे पेड़ लगे थे, वो टूट गई, उसी को पहुंचाया, जाओ एक अच्छी छड़ी तोड़ लाओ, तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सज़ा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार जुटाना पड़ता, जो उसको सज़ा पाना वही अपने लिए हथियार छड़ी लाता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था कि वह अपने लिए नहीं, किसी दूसरे दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। वो सोचता कि चलो हम तो जिसको तोड़ता था कि दूसरे को अच्छी लगना चाहिए, इसलिए वो ऐसी छड़ी लाता था। धनराम की मंद बुद्धि रही, वह मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोंटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं। पूरे दिन उसने रटा, लेकिन उसे नहीं याद हो सका है। छुट्टी के समय मास्टर साहब ने उसके दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा। तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते फिर लड़खड़ा गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39। बस इसके बाद 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका। लेकिन उस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक चला दी। उसे जबान से दी कि इसको कम से कुछ बात लगी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, क्योंकि वो लोहार था। विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? विद्या इतनी गर्मी नहीं दे पा रही है कि तेरे दिमाग पर इसका असर हो। और अपने थैले में से 5-6 दरातियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा थी। दरातियाँ जिनसे घास काटते या कुछ भी औजार थे, उनको पकड़ा दी उसे कि चलो इसमें कल धार लगा के ले आना, क्योंकि वो जाति से लोहार था। धनराम को धार लगाने के लिए उसने पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकनी फूंकने का सान लगाने के लिए कामों में उलझाना शुरू कर दिया। उसने भी सोचा कि कार्य कौन संभालेगा, और फिर लड़के को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के चक्कर में न रहकर उसने दुकान पकड़ा दी और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या उसने उसको सिखा दी। यानी लोहे की कला में वो पारंगत हो गया। देखिए, ज्ञान तो आदमी का बढ़ता ही चाहे जिस क्षेत्र में बढ़े, लेकिन उसे हीन भाव ना हो तो अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। बढ़ना ज्ञान, बुद्धि, अनुभव ये तो बढ़ते ही रहते हैं। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, वहां गंगाराम उसका चुनाव स्वयं करते थे। और जरा सी गलती होने पर जो छड़, बेंत, हत्ता जो भी हाथ लग जाता, उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे।
वैसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। गंगाराम उनके पिता थे धनराम के, तो वो चल बसे इस दुनिया से गए तो उनके कारभार को उनके लड़के ने संभाल लिया। और पास पड़ोस के गांव वालों की याद नहीं रहा कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। धीरे धीरे उसका जो अड्डा गंगाराम का अड्डा कहलाता था, अब वो धनराम के अड्डे के नाम से जाना लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर्स की भविष्यवाणी को हद तक सिद्ध कर दिया। यानी मोहन ने अपनी बुद्धि से छात्रवृत्ति प्राप्त की। साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले बंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा बड़ा आदमी बनाने के स्वप्न देखने लगे। तो उसकी कुशाग्र बुद्धि के कारण से पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। वो सोचते थे कि हमारा बेटा कोई ऊंचा पद प्राप्त करे। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दरिद्र मिटा देगा, वंश की गरीबी मिटा देगा, ऐसी उनकी आशा थी। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं होता, उसको कार्यकुशलता की ओर पहुँचाने का प्रयास करना पड़ता है। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता और पिता पुराणों की कथाओं से विद्याव्यसनी बालक को उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की बहुत कोशिश किया करते थे। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए बंशीधर ने नदी पार के एक गांव में एक यजमान के घर ही मोहन को ठहरा दिया कि तुम बरसात भर वहीं रहा करो, बरसात में नदी में पानी तेज आ जाता है। मोहन का डेरा तय कर दिया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पीकर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर वह गांव लौटता। संयोग की बात है, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतर ही रहा था और मोहन कुछ घसियारों यानी घास वालों के साथ नदी पार कर रहा था, तो पहाड़ी के दूसरी ओर से भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। पहले नदी की धार में झाड़ झंकड़ और पतेल यानी पत्ता इत्यादि आने शुरू हुए और अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे न पहुंचते पहुंचते मटमैले पानी का रेला यानी उसका धक्का प्रेशर उन्हें बहा ले गया। वे लोग किसी प्रकार सकुशल उस पार पहुंचने में सफल हो सके, बड़ी मुश्किल से तैरते तारते पहुंच सके। इस घटना के बाद बंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए कि कैसे हम नदी के पार बच्चे को पढ़ने को भेजाएं। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में घर आया था। बातों बातों में बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने केवल सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव भी दिया कि मोहन उसके साथ लखनऊ में भेज दें और घर में यहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में जाकर वह अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेगा। बंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों, उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा है। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सा मोहन उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया। देखिए, कभी किसी के सुपुर्द अपने बालकों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि कोई दूसरे के बालकों को अपना नहीं समझता है और उन्हें एक अपना सहारा समझने लगता है। और इस तरह से एक नया अध्याय मोहन के जीवन में आता है। सुने क्या हुआ। घर की दोनों महिलाएं जिन्हें वह चाची भाभी कहकर पुकारता था, उसका हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की चाचियों और भाभियों के कामकाज में हाथ बटाने लगा। मोहन थोड़ा दही ला दो, किसी ने कहा मोहन थोड़ा बाजार चले जाओ, मोहन ये ला दो, मोहन ये कपड़े धोबी के देते आना, मोहन 1 किलो आलू लेते आना। औस्तर दफ्तरी पड़े का बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। कोई पूछता था कि कौन है तो उसका भाई ये ऐसा कह देता था कि अरे दूर का भाई है मेरा,
जबकि उसका सगे चचेरा भाई था, लेकिन उसने भी उसको हीनता का शिकार बना दिया। तो उसके विरुद्ध जान पड़ता था। उसे घरेलू नौकर की हैसियत से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। वह कहता था कि हमारे घर पर काम करने के लिए आया है। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हीला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया, रद्दी स्कूल में। लेकिन एकदम नए वातावरण में रात दिन के काम के बोझ के घर का इतना काम रहता था कि उसे पढ़ाई का मौका ही नहीं मिला। मेधावी छात्र, जो बहुत बुद्धिमान छात्र था, यहाँ आकर उसकी बुद्धि स्थिर होने लगी और शहर के स्कूल जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना सका। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल के एक बार गर्मियों की छुट्टी में वह गांव का मौका मिलता। जब रमेश उसके घर का कोई प्राणी गांव आने वाला होता तो उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में गुजार देते कि वो अभी नहीं आ सकता, उसकी पढ़ाई चल रही है। उल्टा करके वो अपने घर, क्योंकि वो भी इतने अभ्यस्त हो गए थे कि अब उनका सहारा बन गया था, ये तो पूरा नौकर बन गया था, यानी उसका पूरा जीवन बदल गया। अगले कक्षा की तैयारी का बहाना करके रमेश उसको रोक लेता था। सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधाओं का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, क्योंकि वह जानता था कि घर जाकर के पिताजी को दुख होगा, और उसने कहा कि अब जो हो रहा सो हो रहा है, क्योंकि और कोई चारा उसके पास नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था। बंसीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देखा करते। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया। जब लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिर कर जिस ओर से उठती उसी ओर मुद्दे जरूर ख़त्म हो जाती। हजारों लाखों BA MA करके भी मारे फिर रहे हैं, बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कराने से क्या फ़ायदा, ऐसा वो सोच लिया उन लोगों ने। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी को हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया, जहाँ छोटे छोटे काम सिखाए जाते थे। मोहन की दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया। वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का वह समय भी बीत गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों पर फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। इस कहानी का शेष भाग अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।